जब हम अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को पहचान लें, अनुभव से जान लें, तो हम ही भगवान हैं। और हम भगवान के रूप में खुद को जानते हो या नहीं जानते हो, जब हम सो रहे हैं तब भी वही वही इंसान रहेगा, वही पर्सन रहेगा, है ना। अगर हम नहीं जान रहे हैं अपनी भगवत्ता को, अपनी डिविनिटी को, तो भी हम वही हैं जो हम हैं, है ना। हाँ, उसे जान लेना चाहिए। जब भी ऐसे संबोधन आते हैं तो ये रिमाइंडर होता है कि हमें जागना है, हमें अपनी भगवत्ता को जानना है। ध्यान का असली उद्देश्य वही है कि अपने आप को जानकर हम अब जानते हुए जीवन जिए। जितना हम जागते हैं, जितना हम जानते हैं, उतना हमें बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। इनफैक्ट जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी फायदे हुए हैं, यहाँ पे बहुत लोगों को फायदे हुए हैं। जब अलेख्या ने कराया कि कितने लोगों को ध्यान का फायदा मिल चुका है, बहुत लोगों ने रियलाइज किया कि फायदे आपको मिले हैं। जब फायदे मिले हैं तो एक सवाल और बनता है कि क्या ध्यान के हमें 100% बेनिफिट्स मिल चुके हैं? ध्यान के जितने फायदे मिल सकते हैं हमें, क्या हम उनको लेने के लिए तैयार हैं? तो मैं इस टॉपिक पे आपको लेके चलूंगा कि कैसे हम ध्यान से अपने जीवन में मैक्सिमम बेनिफिट्स लें, 100% बेनिफिट्स लें। क्या उसके लिए हमारे जीवन में होना चाहिए, किस तरह का हमारा माइंडसेट हो और किस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल हो, किस तरह का हमारा सोचने का तरीका हो, किस तरह का हमारा बोलने का तरीका हो, किस तरह हमारा खाने का तरीका हो, किस तरह हमारा चलने का तरीका हो, किस तरह हमारा बैठने का तरीका हो, कैसे सोने का तरीका हो, है ना। लाइफ स्टाइल में ये सारी बातें आ जाती हैं। बात करना, बैठना, चलना, सोना, नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नींद में 6 घंटे 8 घंटे निकालते हैं। 8 घंटे देखें तो हमारी लाइफ का 1/3 हिस्सा तो वही हो गया, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। तो ध्यान के मैक्सिमम बेनिफिट्स, 100% बेनिफिट्स लेने के लिए क्या करना चाहिए? मैं पहले थोड़ा आप लोगों के साथ थोड़ा सवालों से शुरू करूंगा। क्या आपका आइडिया है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, अपने बारे में बताने के लिए मैं जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, बस एक अंतर यह है कि मैं अपने भीतर जाग गया हूं। जो ध्यान के 100% बेनिफिट्स हैं, वो सभी 100% बेनिफिट्स मैं ले चुका हूं, ले रहा हूं। ध्यान से जो भी जाना जा सकता है, अध्यात्म में जो भी जाना जा सकता है, वो सभी कुछ मैं जान चुका हूं। A to Z, अल्फा टू ओमेगा, जो जान चुका हूं, वो जानने के लिए आप प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो, उसके लिए मैं बोलता हूं अलग अलग जगहों पे। आपने बुलाया तो फिर मैं बोलने के लिए आया। चंडीगढ़ में काफी लंबे अंतराल के बाद इस बार आया हूं। पूरे भारत में जाता रहता हूं, जहां भी कहीं भी कोई बुलाए, अगर सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मैं आने को तैयार हूं। आपके भीतर सीखने की ललक होनी चाहिए। मेरे भीतर सीखने की ललक थी, बहुत सिंसियर थी। और जब सीखना है ना, तो सिर्फ शब्दों से नहीं होता, हम बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी, रीडिंग इन बिटवीन लाइंस, आपने सुना होगा, शब्दों के बीच को पढ़ना। पत्री जी कैसे बात कर रहे हैं, जब घर पर हैं तब वो क्या पढ़ रहे हैं। उनके बैग में हमेशा किताब होती थी। पत्री जी से मैंने एक बड़ी सी बात सीखी है, पढ़ना, हर दिन पढ़ना, हर समय का उपयोग करना। और आजकल के तो मोबाइल में भी PDF होता है। ट्रैवल टाइम में अगर बुक नहीं रख पाए फिजिकल कॉपी, तो मोबाइल में तो PDF है ही। हम जो YouTube पे शॉर्ट्स देखें, इंस्टा पे शॉर्ट्स देखें, उससे तो बेहतर है कि हम पढ़ें। तो पढ़ने की गुण को मैंने पत्री जी से सीखा। पत्री जी से मिलने से पहले मैं ध्यानी था, और एक अच्छा ध्यानी था। PMC हिंदी पर मेरे आत्मा की यात्रा है, उनमें ये सही बातें मैंने काफी विस्तार से बताई हुई हैं। 2-3 घंटे ध्यान में बैठना पत्री जी से मिलने से पहले
मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी और मैं ध्यान में बैठा करता था। लेकिन जब पत्री जी मिले और जब मैंने पिरामिड के अंदर ध्यान किया, पिरामिड वैली बेंगलोर में जाकर, जो हमारे भारत देश में जो पहला बड़ा पिरामिड है वो बेंगलोर का है, फिर हैदराबाद में भी बना है। बड़े पिरामिड्स जिसमें हजारों लोग एक साथ ध्यान में बैठ सकते हैं, ये बेंगलोर और हैदराबाद में है, जिसमें किंग्स चैम्बर है। किंग्स चैम्बर समझते हैं यहाँ पर? कितने लोग किंग्स चैम्बर जानते हैं? स्पिरिचुअल रियलिटी अगर आपने देखा हो, अच्छे से देखा हो, तो किंग्स चैम्बर आपको पता होता है। एक बड़े पिरामिड में सेंटर में 1/3 हाइट पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको किंग्स चैम्बर बोलते हैं। पूरे पिरामिड में ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन पूरे पिरामिड में भी सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा डेंस कॉम्पैक्ट एनर्जी किंग्स चैम्बर में होती है। 2005 में जब मैं पहली बार पिरामिड वैली बेंगलोर गया था, तो किंग्स चैम्बर के नीचे, किंग्स चैम्बर उस समय जस्ट बन के तैयार हुआ था, 2005 में ही पिरामिड वैली बन के तैयार हुआ है। तो किंग्स चैम्बर में अभी ऊपर जाना का अलाव भी नहीं था, नीचे मैं बैठा था चेयर लगाकर। पत्री जी से मिलने से पहले मैं ओशो की परंपरा में ध्यान करता रहा हूँ और अच्छे से रेगुलर ध्यान करता रहा हूँ। मेडिटेशन कैंप मैंने कई सारे रेसिडेंशियल अटेंड किए हैं, वहाँ पर कई ओशो की परंपरा में एक से अधिक ध्यान पद्धतियों का यूज करते हैं। पीएसएसएम में हम सिर्फ आनापानसति को ही यूज करते हैं। आनापानसति ही सबसे मेन है। अगर ओशो को भी हम सुने तो सक्रिय ध्यान पद्धति और निष्क्रिय ध्यान पद्धति। बहिर्मुखी व्यक्ति को ओशो की परंपरा में सक्रिय ध्यान पद्धति पहले पकड़ाते हैं, कि जब समझदारी में बात आ गई तो जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, निष्क्रिय ध्यान पद्धति, उस पर जोर दिया जाता है। तो निष्क्रिय ध्यान पद्धति तक मैं पहुंच चुका था। आंख बंद करके बैठना, आंख बंद करके बैठना भी ध्यान है। हम सांस पे ध्यान लगाते हैं अपने विचारों को शून्य करने के लिए। अगर एक बार ध्यान की हमें लत लग गई, ध्यान के में पता चल गया कि आंख बंद करना है, शून्य होना है, हम डायरेक्ट भी शून्य हो जाते हैं। शून्य होकर चुपचाप बने रहना, उस अवस्था में ही करना है। जो भी अनुभव होते हैं दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, साइड बेनिफिट्स। ध्यान के अनुभवों के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए। मुझे बहुतों अनुभव हैं, दर्जनों अनुभव हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी में जो भी अनुभव देख सकते हैं, या और भी बहुत सारे अनुभव जो अभी डॉक्यूमेंटेशन में या वीडियो फॉर्मेट में नहीं है। ओवर सेल्फ की बातें, दूसरे ग्रहों की बातें, धरती पर हम जब आए तो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट और प्लानिंग्स आते हैं, वो मेडिटेशन में जानना। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है, उन सभी से मैं गुजरा हुआ हूं। तो बताने के लिए मैं जीवन जीता हूं। मेरा मैक्सिमम टाइम ध्यान के प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक प्रचार प्रसार में जाता है। और ध्यान में पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल में, 18 प्रिंसिपल आपने सुना होगा। कितने लोगों को 18 प्रिंसिपल पता है? बताइए क्या प्रिंसिपल होता है, एक दो प्रिंसिपल बताइए। पहला प्रिंसिपल तो ध्यान है ना, ध्यान में बैठना। कोई और प्रिंसिपल बताएं? शाकाहार, प्लांट फूड। मेडिकल के अंदर, चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो थोड़ा मेडिकल की बातें भी थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। शाकाहार को प्लांट डाइट बोलते हैं मेडिकल में, प्लांट डाइट का प्रमोट करते हैं हम, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है? स्वाध्याय, बुक पढ़ना, हर दिन बुक पढ़ना। जितना ध्यान में बैठना इंपॉर्टेंट है उतना बुक पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रैंडम बुक्स नहीं। दुनिया में लाखों किताबें हैं, अगर आप रैंडम पढ़ने जाएंगे तो आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं पीएसएसएम में, जो आपको यहाँ स्टेज में यहाँ पे मिलती हैं स्टॉल पे, या जो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, जो हमारे चैनल पे जिनका डिस्कशन होता है ना, उनको आप पढ़िए। स्वाध्याय एक प्रिंसिपल है। और पिरामिड ध्यान, पिरामिड के नीचे ध्यान में बैठना। तो पत्री जी से जुड़ने का एक बड़ा कारण पिरामिड बना, क्योंकि किंग्स चैम्बर के नीचे जब ध्यान करने बैठा तब मुझे अपने स्पाइन में कुंडलिनी का एहसास हो रहा था। उस समय तक मैं कुंडलिनी के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। मुझे कुछ स्पाइन में हो रहा है और वो इतना स्ट्रांग हो रहा है कि मैं वहां पर बैठ नहीं सकता। एक ऐसे पर्सन को जो 3 घंटे आराम से ध्यान में कभी भी बैठ लेता है, किसी ऐसी जगह पे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, ये काफी पजलिंग था मेरे लिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो वो कुंडलिनी का प्रभाव है। मणिपुर चक्रा के लेवल पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ था पहली बार। पिरामिड के अंदर
किंग्स चैम्बर के नीचे, किंग्स चैम्बर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। हमें लाइफ में अर्लीस्ट किंग्स चैम्बर में जाके एक बार ध्यान करना चाहिए 1 घंटे के लिए। ध्यान का प्रॉपर इफेक्ट जानना हो तो 1 घंटा तो आंख बंद करके बैठना ही पड़ता है ना। 5 मिनट में 10 मिनट में ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं चलता, कभी भाई कुछ लोगों को पता चल भी जाता है। किंग्स चैम्बर में, पिरामिड वैली में या लुधियाना में भी स्वामी विवेकानंद पिरामिड है, जहां भी मौका मिले किंग्स चैम्बर का ध्यान करके देखिए, तब आपको पिरामिड का रियल मीनिंग पता चलेगा। पिरामिड को हम क्यों इतना प्रमोट करते हैं। पिरामिड का प्रयोग हर जगह पे होना चाहिए। जहां भी कुछ भी गड़बड़ है एनर्जी का, वहां पर पिरामिड जो है वो चीजों को बैलेंस कर सकता है। ऐसे हमारे पिरामिड के जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं उसमें ऐसी बातें भी आई हैं कि कहीं अगर रोड ट्रैफिक, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, कोई रोड ऐसी है, कभी कभी होता है, वहां पे पिरामिड लगाए गए तो एक्सीडेंट कम हो गया। पिरामिड, पीएमसी हिंदी पर अलग अलग आप ध्यानियों के जब अनुभव सुनेंगे तो पिरामिड के चमत्कार वाले अनुभव भी बहुत सारे हैं। पिरामिड से क्या क्या मिराकुलस चीजें हुई हैं, बहुत मिराकुलस चीजें हुई हैं, है ना। मुझे कुंडलिनी का अनुभव पिरामिड के नीचे हुआ था। तो पिरामिड और स्वाध्याय, पिरामिड के अंदर कुंडलिनी का अनुभव और स्वाध्याय, यही 2 पॉइंट हैं जिसके वजह से मैं ओशो के सिस्टम से पीएसएसएम के सिस्टम में आ गया। ओशो की फिलॉसफी को पीएसएसएम में हम मानते हैं, ओशो को पढ़ना, ओशो ने जो जो बोला सभी को जीना, लेकिन जो मेडिटेशन मेथड है वो हमारा आनापानसति काफी है ना। और धीरे धीरे हमें खुद इनर गाइडेंस से, हमारे स्पिरिट गाइड से हमें पता चलता है कि हमें क्या मॉडिफाई करके करना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत हम जो हमसे थोड़े बहुत मैच करते हैं, जैसे ब्रेथ वर्क है, श्रेयांश डागा का आपने ब्रेथ वर्क देखा होगा। तो कुछ लोगों को चिकित्सा के उद्देश्य से मैं ब्रेथ वर्क रिकमेंड करता हूं। अगर कोई नाड़ी की क्लींजिंग की जरूरत है तो कभी कभी कफ प्रकृति के लोग, वात पित्त कफ 3 होते हैं आयुर्वेद के अंदर, जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को ब्रेथ वर्क से फायदा हो सकता है। तो जब मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा था, तो आगे के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल आता है कि हमें दवाओं पर निर्भर नहीं होना। एज ए डॉक्टर मैं सबसे ज्यादा उस प्रिंसिपल के लिए कंसर्न हूं कि आप अपने जीवन में दवाएं ना खाएं एज फार एज पॉसिबल। थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड हो जाता है एज फार एज पॉसिबल। जब तक जानलेवा स्थिति नहीं हो, मरने की स्थिति नहीं हो, तब तक आप मत लीजिए, है ना, अवॉइड कीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो पता कीजिए कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। बहुत वीडियो बन चुके हैं पीएमसी हिंदी पर, अलग अलग चैनल पे, और मैं भी आज आपको उस टॉपिक पे ही सबसे ज्यादा बात करूंगा। क्या करना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। देखिए, स्पॉन्टेनियस बहुत लोगों के लिए हीलिंग हो जाती है ना। आप जब ऊर्जा के जोन में जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी में, तो ऊर्जा उतरने लग जाती है, हीलिंग हो जाती है। लेकिन जिनके लिए नहीं हो रही है उनको क्या करना है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप बात को सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे और करेंगे तो चाहे कोई भी बीमारी हो, मेडिकल साइंस में किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। और मैंने अब तो इसको प्रैक्टिकली भी अनुभव किया है। स्पाइन की एक रेयर बीमारी होती है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। मैंने, जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में था, मैंने इसका एक भी पेशेंट नहीं देखा क्योंकि ये रेयर बीमारी है। लेकिन बिहार में एक बार पटना की विजिट में, मैं ओरिजिनली पटना का हूं, तो वहां पर एक पेशेंट मिल गए। चूंकि हम अध्यात्म में मानते हैं हर बीमारी को ठीक होती है, और उसी विश्वास के साथ मैंने उन्हें बताया, उन्होंने किया, और 1 साल में उनका कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, जिसके लिए सीएमसी वेल्लोर में भी वो 4-5 हॉस्पिटल जा चुके थे, दिल्ली का एम्स, पटना का एम्स, लखनऊ और सीएमसी वेल्लोर, ऑपरेशन भी करवा चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुई क्योंकि ठीक नहीं होती कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। लेकिन मेडिटेशन से वो 99% रिकवर हो चुके। पीएमसी हिंदी पर वो वीडियो भी है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। मेडिकल साइंस, अगर कोई ऑर्थोपेडिशियन हो, किताबों में तो यही लिखा है, जो किताबों में लिखा है हम उसी को मानते हैं। एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, हमें वही मानना पड़ता है, क्योंकि जो अनुभव से आया है, जो लिखित में आया है, अनुभव को जो हम लिखते हैं। इसीलिए एक प्रिंसिपल है, 18वां प्रिंसिपल। 18वां प्रिंसिपल क्या है पता है किसी को? पीएसएसएम में लास्ट प्रिंसिपल क्या है? एनीवन स्टेज पे जो है वो ही बोल सकते हैं।
पब्लिश योर एक्सपीरियंसेस, दिस इज साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉर फ्यूचर। जो आपको अनुभव हुआ है वो जब डॉक्यूमेंट होता है ना, तब उस पर बात हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पीएमसी हिंदी के माध्यम से जो अच्छे ध्यानी हैं उनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन पर स्टडी है ही नहीं। देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में लोग लड़ाई करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, जो कि अननेसेसरी है। साइंस बस ये है कि उसके अनुभव में जो आया है, जो डॉक्यूमेंट हुआ है, जो स्टडी हुई है, जो रिसर्च हुआ है, हम उसको मानते हैं। हम नहीं मानेंगे ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी वही है कि हम यहां जानते हैं अपने आप को, आत्मा को, ब्रह्म को। जो जान चुके हैं उनको हम सुनते हैं, उनकी बातों को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, दोनों में लड़ाई नहीं है। साइंस में डॉक्यूमेंटेशन का लेकिन महत्व है, तो जितना डॉक्यूमेंट होगा भविष्य में वो सब चीजें भी आएंगी। अब कॉर्डाइक्यूनर सिंड्रोम एक लाइलाज बीमारी, एक केस तो ठीक हुआ है मेडिटेशन से, तो लाइलाज तो वो नहीं है। दुनिया की कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, चाहे जो भी हो। और दुनिया में 90% बीमारियों में सर्जरी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने आप बाद भी सर्जरी कराएंगे चलेगा, इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो इतने समय में आप अपने चक्रा पे काम करके, अपने इनर पे काम करके हील कर सकते हैं, है ना। लाइफ सेविंग सर्जरी है, इमरजेंसी है तो अलग बात है, फिर तो मेडिटेशन करके बदलाव लाने के लिए आपके पास समय भी चाहिए। वैसा ही फिर सभी बीमारियों में है, जिसमें भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, 3 महीने में आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अगर आप हील करना चाहते हो तो। मेरा एक फेवरेट डॉक्टर है, डॉक्टर बर्नी सीगल, साइंस के फील्ड में वो मेरा आइडियल है। उसका एक कोटेशन है, देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज। ये तो पीएसएसएम में भी हम मानते हैं, है ना, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। लेकिन इसके आगे इसका एक और लाइन है, बट देयर आर इनक्योरेबल पीपल। लाइलाज लोग हैं। जब हम माने नहीं, करें नहीं, जो नई चीजें पता चल रही हैं उनको करें, तो फिर लाइलाज ही रहेगा। अगर आप ध्यान को नहीं अपनाओगे, अगर आप पिरामिड को नहीं लगाओगे, अगर आप म्यूजिक थेरेपी, रागा थेरेपी नहीं सीखोगे, चक्रा पे काम करना नहीं सीखोगे, अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना नहीं सीखोगे, तो कैसे ही होगा। तो इस विषय पर मैं अब आता हूं कि हमें क्या करना है। तो मेरे टॉपिक की शुरुआत प्रश्न से होती है। अध्यात्म का पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? हु एम आई, को हम। आपने शायद सुना भी होगा, है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हु आर यू? आप कौन हैं? क्या जवाब देंगे आप? आत्मा का अनुभव हो गया, है ना। अनुभव हो जाए फिर हम बोले बिना रुक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया की सारी समस्याएं का मूल जड़ आध्यात्मिक अज्ञान ही है। चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो टेररिज्म हो। तो ये तो सबसे हाईएस्ट बात है। सेकंड हाईएस्ट है, आत्मा से भी ऊपर ब्रह्म हो जाता है, कॉन्शसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस। उतने ऊपर अभी ना जाते हुए हम थोड़ा नीचे आकर हमें समझें। कंसेप्ट है सप्तपर्णी, संस्कृत का है 7 लीव्स। ऐसा पौधा जिसमें 7 पत्तियां हों, उसको इमेजिन करते हुए आपको यह जानना है कि हम सप्तपर्णी हैं, हम 7 तल पर हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे हम क्या हैं, तब तक बीमारी हमारी ठीक होनी, सभी बीमारी ठीक नहीं होगी। कुछ ठीक हो जाएगी अगर एनर्जी लेवल का है तो, नाड़ियों के ब्लॉकेज का है तो, सभी ठीक नहीं होंगी। सब ठीक करने के लिए हमको अपने सप्तपर्णी सिस्टम को 7 प्लेन, 7 प्लेन। अब यहां पे एक बारीकियां की और भी बात मैं बताता हूं। 7 प्लेन इज नॉट 7 बॉडी। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ पकड़ लीजिए बात को। अब जैसे आता है सोल एंड स्पिरिट, क्या दोनों एक है? एक नहीं है, है ना। सोल एंड स्पिरिट आर डिफरेंट। लेकिन क्या डिफरेंस है हम उस पर अभी नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो हम 7 प्लेन पे हैं, 7 बॉडी भी है,
लेकिन 7 प्लेन इज मोर इंपॉर्टेंट। सप्तपर्णी, 7 लीव्स को देखते हुए जब भी पौधे को देखें ऐसा ढूंढे 7 पत्तों वाला, और उसको देख कर अपने आप को याद दिलाया करें कि मैं 7 तल वाला हूं, मेरे भीतर 7 चीजें हैं। तो मैं उसका नाम बताता हूं, आपने शायद सुना भी होगा कुछ लोगों ने। पहला है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, बोलिएगा। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। फिर तीसरा आता है मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। फिर उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, कॉजल बॉडी। फिर है आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। तो ब्लिस बॉडी के तल पे जो मैंने कहा कि बॉडी इज नॉट प्लेन, वो यहां पर आने का, जब हम ब्लिस के लेवल पे आते हैं तो बॉडी हम बोलते हैं बट इट इज मोर ऑफ प्लेन, क्योंकि अब हम साकार से निराकार में जाने लग गए। हम मूल रूप से निराकार हैं, साकार हम इस फिजिकल प्लेन पर, हम एस्ट्रल प्लेन पर, और हम मेंटल प्लेन पर हैं। मेंटल में बाद कॉजल में भी हैं। ब्लिस के लेवल पे फिर आकार नहीं रहा। फिर तो आनंद, आनंदमय कोश। आनंद जो है वो आता है अनंत से। जब हमें अपनी अनंतता का अनुभव होता है, इंफिनिटी, तब हम आनंद में उतरते हैं। आनंद इज नॉट हैप्पीनेस। आपको भूख लगी है और आपका फेवरेट फूड आपको मिल जाए, खाकर आप बोलते हैं बहुत आनंद आया। बोलचाल की भाषा में गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम उतनी बारीकियां भी नहीं जानते। वो आनंद नहीं है, दैट इज हैप्पीनेस। खुशी हुई, अच्छी बात है, अच्छा खाना खाएं, जो आपको पसंद है वो खाएं। नेचुरली प्लांट डाइट में जो हमें पसंद आता है, यूजुअली वो हमारी बॉडी की नीड्स होती है। प्रोसेस्ड फूड में नहीं, पिज्जा बर्गर में नहीं, क्योंकि वहां तो आर्टिफिशियल से फिर हमारे टेस्ट बड जो है वो करप्ट हो जाते हैं। अगर हम फास्ट फूड लेंगे तो करप्शन हमारे टेस्ट बड में भी हो जाता है। लेकिन जितना हम प्लांट फूड लेंगे, फ्रेश फूड लेंगे, प्राणा रिच फूड लेंगे, शाकाहार में भी हमें प्राणा रिच डाइट समझना है। जिस भोजन में प्राण ऊर्जा ज्यादा हो हम उसका सेवन करें। जो ताजा भोजन है, फ्रेश फूड, जितना फ्रिज में रखा हुआ है उतना पुराना है और उतना फिर वो खाने लायक नहीं रहा। आप खा रहे हैं बस नाम के लिए खा रहे हैं। फ्रेश फूड खाने पर फोकस ज्यादा करें, प्राण ऊर्जा जिसमें ज्यादा है। तो सात्विक भोजन फूड से होता है अन्नमय कोश। जो सेकंड लेवल है प्राणमय कोश, उसमें है एनर्जी। तो मेडिटेशन में जिन लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी देखा है उन्हें देखा हो ऊपर से एनर्जी उतरती है। यहां पे कितने लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देखा है? नहीं देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है आज जाकर देखिएगा। और ये ऐसा वीडियो है कि आपको कम से कम 10 बार देखना है पूरा समझने के लिए। हर महीने एक बार देखिए। जब आप इसको बार बार देखेंगे ना, तब आप देखेंगे अरे पिछली बार तो ये चीज मैंने नोटिस नहीं किया था। वो इतना डीप है। 1 घंटे के अंदर जो मेडिटेशन और उसके इफेक्ट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जा सकता है वो बेस्ट उसमें बताया गया है। तो उसमें आप स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हमारे अंदर व्हाइट लाइट के फॉर्म में एनर्जी उतरती है। जो क्लेयरवॉयंट्स हैं, थर्ड आई मास्टर, अभी संपा मैम का जिक्र हुआ, थर्ड आई मास्टर। तो थर्ड आई जो से हम उस कॉस्मिक एनर्जी को देख सकते हैं और वो ज्यादातर टाइम व्हाइट लाइट के रूप में दिखती है। कभी कभी वो पर्पल या गोल्डन के रूप में भी दिख सकती है ना। जिस तरह की ऊर्जा आ रही हो उस तरह का कलर होता है, लेकिन ज्यादातर ये व्हाइट होता है। बट बेसिकली इट इज एनर्जी। हम एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में समझें। प्राणमय कोश में प्राण ऊर्जा उतरती है। हम ध्यान से कैसे मेरे भीतर ऊर्जा बढ़े इस पर फोकस करना है। जब हमें हीलिंग चाहिए तो हमें पहला फोकस करना है कि एनर्जी में कैसे बढ़ाऊं। तो एनर्जी आती है ध्यान के दौरान। और एनर्जी खर्च कहां होती है? खर्च होती है बोलने में। सोचने में भी खर्च होती है, लेकिन मैं ज्यादा बोलने पर फोकस कर रहा हूं कि आप अपने 24 घंटे में आप कितनी बातें करते हैं, इसलिए सजग बनिए। पत्नी जी ने इसको कहा वाक क्षेत्र। आप अपने वाक क्षेत्र के प्रति जितना सजग होंगे, एनर्जी का खर्च आप उतना कम कर सकते हैं। जहां पर बोलना जरूरी है वहां पर बोलिए। जहां पर बिना बोले भी काम चल सकता है वहां बिना बोले रह जाइए।
अगर आप अपने वाक क्षेत्र के प्रति सजग होंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत जगह पर आप अननेसेसरी बोलते हैं। अपने बोलने को यानी कि अपनी एनर्जी के खर्च को कम करना है। ध्यान में हम ऊर्जा कमा रहे हैं, ऊर्जा खर्च को अगर हम कम नहीं करें तो सिर्फ कमाने से नहीं होगा। अगर कुबेर का धन भी अगर बिना सोचे समझे खर्च किया जाए तो कंगाल फिर से हो जाएंगे। तो जितना जरूरी है ध्यान में हम ऊर्जा को कमाएं, उतना ही जरूरी है कि हम अपने वाक क्षेत्र बोलने के प्रति सजग हों और टू द पॉइंट बोलें। पत्री जी को मैंने ये नोटिस किया, पत्री जी बोलते भी रहे, मेरा एक काम है लोगों को ठीक से बोलना सिखाना। जगह जगह पे उन्होंने करेक्ट किया कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। बोलने का ये नहीं, ये तरीका होता है ना। हम जब भी बात करते हैं तो हमें पहले दूसरों को सुनना चाहिए। जब हम दूसरों को सुन लिए हैं, उसके पॉइंट्स को हमने समझ लिया है, फिर बोलेंगे तो कम बोलकर आपका काम चल सकता है। अगर दूसरों को सुने बिना अगर आपने बोला तो आपका बोलने से पूरी बात बनेगी नहीं, फिर आदमी आपको रोक कर आपको बोलेगा, तो इसमें एनर्जी फिर बहुत खर्च होती है। तो प्राणमय कोश दूसरा लेवल, सप्तपर्णी में दूसरी पत्ती है इथरिक, एस्ट्रल। इथरिक भी बोलते हैं, एस्ट्रल भी बोलते हैं। इथरिक में एनर्जी है और एस्ट्रल में इमोशन है। जो हमारे भीतर प्राण ऊर्जा का जो संचार है वो हमारी भावना पर निर्भर करता है। जितने हम भावनाओं से ऊपर उठ जाएंगे, भावनाएं शून्य कर लेंगे, भावना यानी कि एंगर, फियर, जजमेंट, जेलसी, पुरानी बातों को याद करते रहना, सैडनेस, ये जितने कम होंगे हमारे भीतर ऊर्जा का संचार उतना अच्छा होगा। तो ध्यान में हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्यान के अलावा हम क्या करते हैं। आप ध्यान के लिए 2 घंटे नियम निकाल के आप बैठ जाएं, लेकिन 22 घंटे में आप अपने इमोशन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने बोलने के प्रति सजग नहीं है, उनको आप कम नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान की क्वालिटी फिर नहीं बढ़ेगी। सभी ध्यानियों को यह बात का ध्यान रखना है कि आपका ध्यान गहरा होता जाए। मुझे क्या करना है, मुझे अपने बोलने का तरीका क्या रखना है, मेरा भोजन और सात्विक कैसा हो, मैं स्वाध्याय कौन सी पुस्तक का स्वाध्याय करूं। कितने लोगों ने किताब पढ़ी है आत्मयोगी भाव? सभी को भी पढ़नी चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आप योगी बनेंगे, अपने आप से योगी बनना, आत्मयोगी। मेन मीनिंग ये है, आत्म, सेल्फ एफर्ट। पीएसएसएम में सेल्फ रिलायंस पे फोकस है। अप दीपो भाव, जो बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, वी आर नॉट फॉर गिविंग यू ब्लेसिंग। ऐसा लोग आते हैं कि ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग देना हमारा काम नहीं है। हाँ, हम कैसे यहां तक पहुंचे वो आपको बता सकते हैं, जितना आपके भीतर जानने की, पूछने की, समझने की सब कैपेसिटी है ना। तो प्राणमय कोश के बाद है मनोमय कोश, विचार। और हमारे विचार हमारे बोलने से जुड़े हुए हैं। एक प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, मौन का पालन करना। हफ्ते में एक दिन कुछ घंटों के लिए एटलीस्ट आप मौन का अभ्यास कीजिए। 3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, कि हाँ इस घंटे में मुझे नहीं बोलना। देखिए आपका मन कितना मौन हुआ है। मौन के दौरान मोबाइल भी नहीं चलाना है, क्योंकि फिर तो मन मौन नहीं होगा, है ना। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, मन से भी नहीं सोचना है, कम से कम करना है। जितना कम करेंगे हम अपने मनोमय कोश को उतना समझ पाएंगे। तो मन के अंदर मॉडर्न साइकोलॉजी में 2 बातें आ गई हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसका हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ गर्मी है, हाँ इतना समय हो रहा है। लेकिन सब कॉन्शियस में हमारे बिलीफ पैटर्न है, थॉट पैटर्न, जो कि हमारे पूर्व जन्मों से भी प्रभावित होते हैं। बचपन में हमारे साथ जो जो घटनाएं घटी, अगर हमें पैट्रियोटिक फैमिली मिली हो तो हम देशभक्त होते हैं। अगर हमें सच बोलने वाले माता पिता मिले हो तो हमारी बहुत संभावना होती है कि हम भी सच बोलते हैं। ग्रेजुअली हमें अपने सब कॉन्शियस बिलीफ पैटर्न के प्रति सजग होना है और कहां पर चेंज करना है वो समझना है। अलग अलग हमने कंसेप्ट बना के रखे हैं। जैसे अध्यात्म में भी अलग कंसेप्ट है। ध्यान मुश्किल है, अगर आप ऐसा मानते तो ये गलत कंसेप्ट है, ये एक बिलीफ है, आपको इसे छोड़ना चाहिए। ध्यान तो बहुत आसान है कि नहीं? ध्यान आसान लगता है आपको? क्या लगता है ध्यान मुश्किल है?
ध्यान बहुत आसान है, एक बार बोलिएगा, ध्यान आसान है, ध्यान बहुत आसान है। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इजी। देखिए भगवत गीता का सार एक है, यद भावम तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। अगर आपके भीतर ये बिलीफ चाहे जो भी रहा हो, अगर आप ये बोलना शुरू कर दें, अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन तो डिफिकल्ट है सर, तो ऐसे बुलवा रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलने लगेंगे ना तो कुछ दिनों में आपके लिए इजी होता जाएगा। या इजी बनाने के लिए क्या करना है आपको वो पता चलेगा। आपके सामने ऐसी किताबें आएंगी, ऐसा वीडियो आएगा, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ इजी करने के लिए क्या करना है। जैसे इजी बनाने के लिए हमें अच्छे म्यूजिक का प्रयोग करना है, इजी करने के लिए हमें पिरामिड का प्रयोग करना है, इजी बनाने के लिए हमें पूर्णिमा ध्यान करना है, ग्रुप मेडिटेशन करना है। ऐसा ग्रुप ढूंढिए, ऐसे लोग ढूंढिए जहां पर आप हफ्ते में एक दिन कम से कम साथ मिलकर 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग ध्यान कर सकें। ग्रुप मेडिटेशन इज मोर पावरफुल। ग्रुप मेडिटेशन में एक और एक मिलकर 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी अच्छे ध्यानी के साथ ध्यान में बैठ रहे हैं तो आप 11 घंटे ध्यान में जितनी ऊर्जा पाते, वो किसी एक व्यक्ति के साथ बैठकर उसको उतना ऊर्जा मिल जाती है। तो ग्रुप मेडिटेशन इज सो पावरफुल। ढूंढिए, ध्यानियों को मिल जाएंगे, हैं आपके आसपास, आपकी कॉलोनी में, नहीं तो जो भी जितना टूल ट्रैवल करना पड़े। ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए डिस्टेंस मत देखिए, है ना। डिस्टेंस देखकर आप अपने आप को रोकेंगे। जहां पर राइट इन्वायरमेंट है, राइट लोग हैं, राइट माहौल है, वहां जाएं। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मनोमय कोश के बाद क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञान का मतलब क्या है? इमोशनल बॉडी जो है वो एस्ट्रल बॉडी का दूसरा नाम है, वो प्राणमय कोश के अंदर ही आ जाएगा, है ना। और देखिए यहां पे समझने के लिए बंटवारा किया गया है, बिल्कुल एकदम भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री जैसा अलग नहीं होता, है ना। ओवरलैप भी करते हैं। इमोशनल बॉडी का मेजर एस्पेक्ट एनर्जी बॉडी के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा वो मेंटल बॉडी को भी प्रभावित करता है। जो इमोशन है वो एनर्जी इन मोशन है, तो एनर्जी बॉडी वो ज्यादा है, प्लस वो कामना, जो डिजायर है, हमारे वासना है, वो मेंटल बॉडी के अंदर आता है ना। विज्ञान में कोश, विज्ञान क्या है? साइंस, जो मेन स्ट्रीम साइंस है वो साइंस है? वो नहीं, वो है विशेष ज्ञान जो आपको ध्यान की गहराई में पता चलता है, यानी कर्मों का ज्ञान। ध्यान में आपको अपने आप, आपके पूर्व जन्मों का बोध हो सकता है। ध्यान से मैंने अपने 5 से अधिक जन्म अपने मेडिटेशन में देखे हैं, आप भी देखेंगे जब समय आएगा। तो पूर्व जन्मों को जानने का सबसे बड़ा रुकावट होता है जजमेंट। जब हम दूसरों को जज करते हैं, इस आदमी को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप कौन है बोलने वाले? उस व्यक्ति की अपनी सोल जर्नी है। हर एक व्यक्ति को वो जैसा रहना चाहता है, रहने दें। हाँ, ध्यान अच्छा है तो ध्यान के लिए आप बोल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। ध्यान भी हम फोर्स ना करें। जो कभी कभी जो कुछ पेरेंट्स नया नया सीखते हैं तो अपने बच्चों पे इंपोज करना चाहते हैं। प्यार से समझाइए, प्यार से बोलिए। अगर प्यार से पकड़ ले तो ठीक है, नहीं तो समय दीजिए, आजादी दीजिए। फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड ना। और जब प्यार से आप बोलेंगे तो समझ जाते हैं। अगर आपके जीवन में ध्यान है, अगर आप रोज ध्यान में बैठ रहे हैं, तो वो भी ध्यान में बैठेंगे ही बैठेंगे। एज ए पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चे हैं और बच्चे भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो उनका ध्यान में आना तय है। कब आएंगे वो अलग बात है, क्योंकि वो रोज आपको देख रहे हैं, आपके वाइब्रेशन वैसे ही आपके घर में फैल रहे हैं। आराम से बोलिए, प्यार से बोलिए, कभी कभी बोलिए और इंतजार कीजिए। तो विज्ञानमय कोश में हमारे कर्माज होते हैं, हमारा लेसन होता है। धरती पर हम 300, 400, 500 जन्म लेते हैं। जितनी अर्थ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कम समय में हमारी जर्नी तेज हो गई है। बुद्ध के जमाने में 500 से 700 जन्म होते थे, अब 300 से 400 जन्म में बात हमारी हो जाती है। जितना सीखना है, क्योंकि नंबर ऑफ इनकारनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या सीखना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी व्यक्ति को माफ करना सीखना है, जो भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहां पर माफ सीख करना एक लेसन होता है। कभी कभी धैर्य लेसन होता है। जिन लोगों के लाइफ में कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं,
आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके अनुसार चीजें इंप्रूव नहीं हो रही है, तो धैर्य रखना है। जब समय आएगा तभी मौसम में फूल खिलेंगे। आपको तब तक पानी देते रहना है, तब तक नरिश करते रहना है चीजों को। पेशेंस छोड़कर डगमगाना नहीं है, नहीं तो वो भी फिर नहीं आएगा जो आने वाला है, जो टाइम में सही टाइम पे आता। तो धैर्य एक लेसन होता है। तो ऐसे ऐसे 30 लेसन्स होते हैं 300 जन्मों में, 300 से 400 जन्मों में हम 30 चीजें सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को जानना कि हम शाश्वत चेतना हैं, हम शाश्वत ब्रह्म हैं। आत्मा से भी गहरी बात है वो। आत्मा के तल पे भी इकाई है, ब्रह्म के तल पे इकाई नहीं है, बस है। आई और यू नहीं बचता ब्रह्म के तल पे, द इज जस्ट इजनेस। जब उस तल पे हम अद्वैत के तल पे जाग जाएं, तो हम इसको फोकस रखते हुए एम बना के अपना ध्यान में आगे बढ़ते रहें। विज्ञानमय कोश में हमें अपने कर्म पता चलते हैं। हमारी लाइफ में जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो कर्मों की वजह से आते हैं। जो भी कर्मा हमने कभी कुछ गड़बड़ किया है, ये आपके पीछे पीछे रहेगा। जैसे अगर हॉरर मूवी का एग्जांपल लें, भूत पीछे पड़ जाए तो पीछे नहीं छोड़ता, जैसे ऐसा बहुत लोग सोचते मानते हैं। तो कर्मा सबसे बड़ा भूत है आपका। और भूत का मतलब क्या होता है? पास्ट। आपका पास्ट कभी आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप सीखेंगे नहीं। आप चाहे बॉडी भी चेंज कर लें, आपका पुनर्जन्म भी हो जाए, वो कर्मा फिर पीछे पीछे आपके पीछे आएगा। जो आपने गड़बड़ी दुनिया में करी है, किसी के साथ मिसबिहेव किया है, किसी के साथ चीटिंग करी है, किसी के साथ प्रॉमिस करके नहीं निभाया है, किसी का पैसा लेकर नहीं लौटाया है, वो सभी आपके पास आएंगे। और जब आएंगे तो उनको नॉर्मल रहते हुए, न्यूट्रल रहते हुए बैलेंस कीजिए। इग्नोर करने से, भागने से, तंत्र मंत्र यंत्र के प्रयोग करके बचने से आप बच नहीं सकते। आप बस सिचुएशन को डिले कर रहे हैं। अगर कर्मा बैलेंस करना है तो अर्लीस्ट बैलेंस हो जाए तो अच्छा है। किसी का जो हमने कर्जा बाकी है तो हम दे दें जल्दी, जितना जल्दी देंगे उतना फिर फ्री होंगे। किसी का पैसा देना है और पैसा नहीं दें तो उससे चीजें बच नहीं जाएंगे, कभी ना कभी तो आपको देना ही पड़ेगा। अर्लीस्ट कर्मा बैलेंस हो जाए तो बेहतर है। तो जब हम कर्म सिद्धांत को समझते हैं, जब हम विज्ञान में कोर्स को समझते हैं, तो हम कर्मा में फिर डिले नहीं करते। अर्लीस्ट हम उसे हील करते हैं, अर्लीस्ट हम माफ करते हैं। सामने वाला व्यक्ति माफी मांगे उससे पहले ही आप उसको माफ कर दें। किसी से गुस्सा मत रखें। हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से सीखना है। अगर आप नहीं व्यक्ति पसंद है तो उससे दूर हो जाए, लेकिन गुस्सा ना रखें, भले चाहे किसी गलती हो तो भी। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो यूनिवर्स उसको सिखाएगा, उसको सीखना पड़ेगा। कोई जरूरी है कि आप ही सिखाएं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपकी इज्जत करता है तो आपसे सीखेगा, अगर इज्जत नहीं करता है तो आपसे नहीं सीखेगा। इंसान उसी की सुनता है जिसको वो कुछ समझता है। अगर वो आपको नहीं समझता है, वैल्यू नहीं करता है, तो आप चाहे 100 बार बोले, प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो फिर क्यों बोलना? फिर समझदार बनिए कि कहां पे आपको सजेशन देना है, कहां पर नहीं देना है। हर जगह सजेशन मत दीजिए। दुनिया में सबसे सस्ता है सजेशन देना। सबसे ज्यादा लोग देते हैं और सबसे कम लोग लेते हैं। जो हमारी अंतरात्मा से सजेशन आता है, दैट इज बेस्ट सजेशन। अगर आपको कुछ भी काम है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, अपने मेडिटेशन में पूछिए। लोगों से पूछने के बजाय, किसी और से पूछने के बजाय, कोई समझदार व्यक्ति है या गूगल है, गूगल पे लोग जाते हैं कि क्या करना है, पहले अपने मेडिटेशन में पूछिए। अंतरात्मा से जो जवाब आता है वो आपके गूगल से बेहतर जवाब है। वो कोई भी नॉलेजेबल पर्सन के जवाब से बेहतर जवाब है। इसीलिए पत्री जी ने बहुत बार बहुत ध्यानियों को उनके सवाल का जवाब नहीं देते थे। जैसे मेरे लिए तो 99% टाइम उन्होंने बोला ही नहीं क्या करना है, छोड़ देते, खुद ही खोजो, खुद ही डिस्कवर करो। क्योंकि जो हम अनुभव से सीखते हैं ना, वही हमारे साथ पक्का होकर रहता है। फिर वो अनुभव काम आता है जब हम अपने धर्म को जी रहे होते हैं। विज्ञानमय कोर्स में कर्म के अलावा दूसरा एस्पेक्ट है धर्म, पर्पस ऑफ लाइफ। हम यहां पे सिर्फ खाने पीने सोने नहीं आए, हम अपने धर्म को जीने आए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ को जीने आए हैं। तो मेडिटेशन से आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जब तक पता नहीं चले आप ध्यान सिखाइए। ध्यान सिखाना भी आपका धर्म हो सकता है, नहीं तो कुछ दूसरा धर्म होगा। लेकिन जो भी धर्म होगा उसमें सेवा हमेशा होती है।
जितना हम सेवा करते हैं, जितना हम धर्म निभाते हैं, उतना हमारा जीवन सुंदर होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरता सेवा से आती है, धर्म से आती है। जब हम अपनी दिव्यता को, अपनी आत्मा को जानते हैं और उसको जानते हुए सेवा का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मज्ञान जीवन का उद्देश्य है। सॉरी, वो आत्मज्ञान जीवन का उद्देश्य नहीं है। आत्मज्ञान पाकर सेवा करना जीवन का उद्देश्य है। धर्म को निभाना उद्देश्य है। जितना हम धर्म को निभाते हैं, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जीते हैं, उतना हमारा विज्ञान में कोश विकसित होता है। असली चीज है विज्ञान में कोश को विकसित करना, कारण शरीर। कारण शरीर अगर आपका पुनर्जन्म होगा, देखिए ध्यान में लोग सोचते हैं कि मेरा ये आखिरी जन्म हो, बहुत लोग सोचते होंगे, है ना। आपके सोचने से तो आखिरी जन्म हो नहीं जाएगा, आपका पुनर्जन्म भी हो सकता है। पुनर्जन्म में ये कारण शरीर आपके साथ जाएगा। आपका फिजिकल बॉडी चाहे कितना ही आप एक्सरसाइज करते हो और अपने उसको फिट रखें, हेल्दी रखें, कोई बीमारी नहीं है, वो छूट जाएगा। आपकी एस्ट्रल बॉडी छूट जाएगी, आपकी मेंटल बॉडी छूट जाएगी, लेकिन कारण शरीर आपके साथ जाएगा। कारण शरीर में है धर्मा, सेवा। जितना आप सेवा करेंगे आपको वो अगले काम आएगा। अगर पुनर्जन्म हुआ तो भी, अगर मुक्त हो गए, इनलाइटेंड हो गए पूरी तरह से, तो नहीं आना पड़ेगा, या आएंगे तो पत्री जी की तरह सेवा करने के लिए आएंगे, ध्यान सिखाने के लिए आएंगे। वो देखेंगे उस टाइम पर क्या करना है ना। कारण शरीर पर फोकस करें। सप्तपर्णी जो 7 सिस्टम है, सप्तपर्णी हो गया फिजिकल, एनर्जी, माइंड, कर्मा, फिर है बुद्धि जिसमें इंट्यूशन आता है, और फिर है आत्मिक, और फिर है ब्रह्म। सप्तपर्णी सिस्टम को, अपने 7 तल के सिस्टम को समझें और इस पे जितना आप काम कर सकते हैं उतना करें। ज्यादा समझ में नहीं आए तो कारण शरीर पे काम करें। कारण शरीर सबसे मेन है, लेकिन आपको नीचे का भी क्लीन करना पड़ेगा, आपको नाड़ी भी क्लीन करनी पड़ेगी। आपको अपना माइंड के अंदर अगर कुछ ऐसा बिलीफ है जो कि हेल्दी नहीं है, जो कि एक सभ्य समाज में नहीं होता है। अब जैसे एक बिलीफ होता है दुनिया में कि पॉलिटिशियंस बुरे हैं, आप में से बहुत लोग मानते होंगे। पॉलिटिशियन बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं। कुछ बुरे लोग पॉलिटिक्स में हैं। क्या 100% पॉलिटिशियन बुरे होते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो हमारी मेंटल बॉडी फिर खराब हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो हमारे माइंड, हमारी एनर्जी पहले खराब होती है, फिर फिजिकल बॉडी जाके खराब होता है। आपके शरीर में कोई बीमारी आई हो, कैंसर आया हो, एक दिन में नहीं आता। आपने कई सालों से गड़बड़ी कर रखी है, लेकिन आप अपने प्राणमय कोष पर, अपने मनोमय कोष पर, अपने विज्ञानमय कोष पर ध्यान नहीं देते। आप बस बाहर की दुनिया में ही मस्त हैं। आप स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा ही कैसे क्या काम करना है अपने एस्ट्रल बॉडी पे, अपने मेंटल बॉडी पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉजल बॉडी। तो इतना बोलते हुए मैं आपको अब ध्यान में ले चलता हूं। कोई भी बीमारी हो, एस्ट्रल बॉडी पे काम कीजिए, मेंटल बॉडी पे काम कीजिए, कॉजल बॉडी पे काम कीजिए। बीमारी का ठीक होना गारंटेड है। दवा लेते हो, अगले 3 महीने में बंद कर सकते हैं, ऐसा संकल्प रखिए, ऐसा भाव रखिए। सर्जरी है, सर्जरी मत कराइए, सीखिए। और पीएमसी हिंदी पर फ्राइडे को 5 बजे डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आता है, जिसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या करना है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, दर्द अभी है, क्या करें, पूछ लीजिए। वहाँ पे भी सिस्टम बनाया गया है, आपको गाइड किया जाए ना। हर बीमारी का गाइडेंस चक्रा लेवल पे, एस्ट्रल बॉडी के लेवल पे, मेंटल बॉडी के लेवल पे क्या करना है वो है ना। एक्यूप्रेशर पॉइंट उसमें मैं बताता हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट में नहीं है। उसमें मैं एफर्मेशन बताता हूँ, एफर्मेशन में नहीं है, टेक्निक में नहीं है। जो हम हैं उसको समझना इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लिविंग, एस्ट्रल बॉडी कॉन्शियस लिविंग, मेंटल बॉडी कॉन्शियस लिविंग, कॉजल बॉडी कॉन्शियस लिविंग। आपको पता हो कि आपके भीतर ये है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इसमें से किसका किस बॉडी पर क्या प्रभाव होता है, इसके प्रति सजग होइए। हील होना तो चुटकियों का खेल है। कॉजल बॉडी जितनी आपकी विकसित हो जाएगी, बिना कुछ किए आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, हमें अच्छा खाना पीना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, प्राण रिच फूड खाना चाहिए, अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये सभी कम महत्व के हो जाते हैं। अगर कॉजल बॉडी के लेवल पे हम काम करने लग जाएं तो नीचे उतना हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी।
है ना? कोशिश करें कि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचान लें और हम ध्यान सेवा से जुड़ जाएं, सेवा से जुड़ जाएं। हर एक पर्पस में, हर एक धर्म में सेवा होता ही है। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका जीवन आपके माध्यम से पूरे मानवता के लिए है। जो आपने पाया है वो आपको बांटना सीखना है। जो आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, उस टैलेंट, उस नॉलेज, उस स्किल का यूज करते हुए दुनिया को बेहतर बनाना है। ये सभी के कारण शरीर में है। BMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।